बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आगाज़ करते हैं हम अपने इस नेक्स्ट लेक्चर की फ़ाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में हम आज पढ़ेंगे रेगुलर वे परचेज़ एंड सेल। हम कंटिन्यू करेंगे उस नॉलेज को जो हम लास्ट लेक्चर में जहाँ तक पहुँचे थे वहीं से आगे इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे। और एक रेगुलर वे परचेज़ एंड सेल की अच्छी टेस्टिंग अनफॉर्चुनेटली एक ही दफ़ा हुई हुई है, और वो बहुत ही पुराना सवाल है, राइट। 11 साल से ज़्यादा पुराना सवाल है, बट अच्छी टेस्टिंग 2011 विंटर 11 में ही हुई भी है। सो इसको हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं हम रेगुलर वे परचेज एंड सेल को कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर को छोड़ा था, वहीं से आगे इंशाल्लाह चलाते हैं जी। सो अगर हम देखें कि यहाँ पे एंट्रीज़ या जर्नल एंट्रीज़ क्या होनी चाहिए, तो मैं देख लेता हूँ, कोशिश कर लेते हैं बनाने की। हमने जो कल जर्नल एंट्रीज़ देखी थी ट्रेड डेट अकाउंटिंग में, वो कुछ यूँ थी। सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग में जो सबसे पहली चीज़ होगी वो ऑब्वियसली ये होगी कि आपकी जो फाइनेंशियल एसेट है वो 30 दिसंबर पे रिकॉर्ड नहीं होगा। सो 30 दिसंबर पे जो हमने वहाँ एंट्री की थी फाइनेंशियल एसेट टू पेबल की, वो एंट्री यहाँ पे नहीं होगी, राइट। यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। फिर जो 31 दिसंबर पे एंट्री हुई थी वहाँ पे पीएनएल में गेन की, वो एंट्री यहाँ की जाएगी। एंट्री की जाएगी रिसीवेबल डेबिट, पीएनएल में गेन क्रेडिट 0.4। ज़रा होल्ड कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। कुछ देर अगर आप होल्ड करें तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली जो 2 जनवरी को हमने कहा था हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे क्या एंट्री की थी हमने कहा था आप हमारी मर्ज़ी हम कर सकते हैं। फाइनेंशियल एसेट टू पीएनएल 0.6, तो यहाँ पे अगेन वो एंट्री होगी रिसीवेबल टू पीएनएल 0.6। या अभी तक फाइनेंशियल एसेट में रिसीवेबल भी होता तो फाइनेंशियल एसेट ही है वैसे, बट जो इन्वेस्टमेंट वाला फाइनेंशियल एसेट है उसमें एंट्री नहीं हुई, उसमें अब एंट्री होने जा रही है। 2 जनवरी को हम एंट्री करने लगे हैं फाइनेंशियल एसेट डेबिट। यहाँ पे हम फाइनेंशियल एसेट रिकॉर्ड करने लगे और हम रिकॉर्ड करने लगे हैं 104 पे। हम बैंक क्रेडिट करने लगे क्योंकि पैसे हमारे बैंक से चले जाएंगे, और हम करने लगे 103। और हम रिसीवेबल जो हम बीच में रिकॉर्ड करते रहे उसको क्रेडिट कर देंगे 1 से, ठीक है। इस सारी में आपके लिए जो सरप्राइज़ मे बी शायद हुआ हो या आपको जो सरप्राइजिंग लगा हो वो ये 2 एंट्रीज़ हैं, राइट। ऐसे ही ये 2 एंट्रीज़ यूँ क्यों की जाती हैं? लॉजिक वही है जो मैंने कल आपको बोली थी। क्या लॉजिक बोली थी मैंने? याद है यहाँ पे क्या बोला था मैंने? मैंने बोला था कि gains and losses between the date of the trade date and the settlement date, gains and losses किसके होते हैं? बायर के होते हैं। तो इन दोनों डेट्स के दरमियान जो आपको 0.4 एंड 0.6 मिलियन का गेन आया है वो किसको रिकॉर्ड करना चाहिए था अपने पास? बायर को। लिहाजा स्टैंडर्ड ने ये जर्नल्स बताए हैं सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग के, जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे किए, ठीक है। यहाँ से शायद एक और चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए, वो ये कि मैंने आपको याद है यहाँ बताया था इस स्लाइड पे कि स्टैंडर्ड ट्रेड डेट अकाउंटिंग भी बताता है और सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग भी बताता है। आप सब ने कहा था ट्रेड डेट अकाउंटिंग होनी चाहिए, ऐसे ही है ना। मैंने कहा था स्टैंडर्ड ट्रेड डेट अकाउंटिंग भी बताता है और सेटलमेंट डेट भी बताता है, बट इंक्लिनेशन क्या कहा था मैंने स्टैंडर्ड की किस तरफ है? ट्रेड डेट की तरफ है, एब्सोल्युटली। और वो आपको नज़र आ रहा है कैसे इंक्लिनेशन ट्रेड डेट की तरफ है कि जो गेन्स एंड लॉसेस हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग हो रही है, गेन्स एंड लॉसेस ऐसे ही रिकॉर्ड हुए हैं जैसे ट्रेड डेट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होते हैं, राइट। तो ये कहना गलत नहीं होगा या ये दुरुस्त होगा कि ट्रेड डेट अकाउंटिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है और स्टैंडर्ड की इंक्लिनेशन भी उसी की तरफ है। गुड। अच्छा जी, अब एक और मिसाल लेते हैं। हम कहते हैं सेल हुआ है हमारा फाइनेंशियल एसेट। क्या हुआ है? सेल। हमारी जो सेल एग्री हुई वो हुई 29 दिसंबर को। 29 दिसंबर को हमने इसके साथ एग्री कर लिया कि हम अपना फाइनेंशियल एसेट तुम्हें सेल कर देंगे और प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ठीक है। उस दिन इसकी फेयर वैल्यू थी ₹102 मिलियन।
और यही इसकी कैरिंग अमाउंट थी फाइनेंशियल एसेट की, क्योंकि ये FVTPL फाइनेंशियल एसेट है। ठीक है, हमने सेल किया इसको, सोल्ड फॉर 102.5 मिलियन। ठीक है जी, 31 दिसंबर तक ये एसेट ट्रांसफ़र नहीं हुआ उसे, ईयर एंड आ गया। ठीक है, 31 दिसंबर को उस एसेट की फेयर वैल्यू थी 102.7। एसेट अल्टीमेटली ट्रांसफ़र हुआ 2 जनवरी को। जिस दिन उसकी फेयर वैल्यू थी 103 मिलियन। ठीक है, आपने मुझे बताना है, सबसे पहले आप मुझे बताएं इस सिनेरियो में ट्रेड डेट कौन सी डेट है? 29। सेटलमेंट डेट कौन सी डेट है? 2 जनवरी। तो अगर ट्रेड डेट अकाउंटिंग की जाए तो क्या एंट्रीज की जाएंगी, क्या जर्नल एंट्रीज की जाएंगी? सो आप एंट्री करेंगे, ट्रेड डेट अकाउंटिंग में एंट्री करेंगे 29 दिसंबर को। आप एंट्री करेंगे रिसीवेबल डेबिट फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट 102.5 102.0 और गेन आपका आ जाएगा P&L में कितना? 0.5। गुड। 31 दिसंबर को क्या कोई फेयर वैल्यू गेन लॉस रिकॉर्ड होगा? नन, नथिंग। ठीक है, 2 जनवरी को क्या कोई गेन लॉस रिकॉर्ड होगा? नहीं। तो फिर 2 जनवरी को क्या रिकॉर्ड होगा? बैंक टू रिसीवेबल कितना? 102.5। सिंपल, राइट? दिस इज ट्रेड डेट अकाउंटिंग। अगर इसी की सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग करनी हो, अगेन मैं कॉन्सेप्ट ज़रा याद करा दूं आप लोगों को सबको, ताकि आप कोई भूल ना जाए। ट्रेड डेट और सेटलमेंट डेट के दौरान गेन्स एंड लॉसेस किसके होते हैं? बायर के। गुड, ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए जहन में। और इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए मुझे बताएं सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग क्या होगी? अगर इसी की सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग की जाए तो सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग क्या होगी? 29 दिसंबर को क्या एंट्री की जाएगी? नथिंग। अच्छा जी, 31 दिसंबर को फिर वो बेशक वो एसेट आ रहा है हमारी बुक्स में, लेकिन वो फेयर वैल्यू पे नहीं आएगा, वो आपकी बैलेंस शीट में स्टेट होगा वही अपनी ट्रेड डेट की फेयर वैल्यू पे, जो ट्रेड डेट फेयर वैल्यू थी उसकी, और उसकी ट्रेड डेट फेयर वैल्यू थी 102, बैलेंस शीट में उसी पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, 2 जनवरी को क्या एंट्री करेंगे जी? आप एंट्री करेंगे, बैंक में रिकग्नाइज करेंगे 102.5, आप फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट करेंगे 102, और आप बैंक आप P&L में क्रेडिट करेंगे 0.5, राइट? और हमें एक और बात या एक और रूल भी समझ आ गया कि इन केस ऑफ सेल कैरिंग अमाउंट does not change after trade date। चाहे ट्रेड डेट अकाउंटिंग करें या सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग करें, कैरिंग अमाउंट नहीं बदलती है। बात समझ आ रही है? चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं इस एग्ज़ाम क्वेश्चन की जानिब, विंटर 11 का क्वेश्चन 2, जो कि एक मैंने जो सर्च किया था कि बहुत पुराना सवाल है, बट ये है कि इट्स अ गुड क्वेश्चन टू टेस्ट रेगुलर वे परचेज एंड सेल। सवाल क्या कहता है? सवाल आपके सामने है। मेरी गुजारिश आप सबसे ये है कि आप यहाँ पर इसको एक दफ़ा पॉज कीजिए और इस सवाल को एक दफ़ा पढ़िए। ठीक है जी, आई होप एंड एक्सपेक्ट आप सबने इसको एक दफ़ा पढ़ लिया। सवाल में दो स्टैंडर्ड्स की डिटेल्ड टेस्टिंग है। एक तो IFRS 9 है, रेगुलर वे परचेज एंड सेल है ऑब्वियसली। दूसरा है IS 21, जो कि मैंने आपको अभी तक पढ़ाया नहीं है, राइट? IS 21, IS 21 की छोटी सी जिस्ट मुझे आपको अभी करवानी पड़ेगी, सो दैट आप
इस सवाल को सॉल्व कर सकें। ऑल्दो IAS 21 में डिटेल में आगे आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, बट कुछ छोटे छोटे पॉइंटर्स उसके मुझे आपको अभी बताने पड़ेंगे। जैसे IAS 21 में एक कॉन्सेप्ट है मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी आइटम्स का, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी आइटम्स। अच्छा, अब मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी आइटम्स में फ़र्क क्या होता है? मॉनिटरी आइटम्स वो होते हैं जो कैश में रिसीवेबल होते हैं, ठीक है ना, आपको कैश में मिलने होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह रिसीवेबल्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, ठीक है ना, रिसीवेबल और पेबल इन कैश, इनको मॉनिटरी आइटम्स कहते हैं। नॉन मॉनिटरी होते हैं उनके अलावा जितने आइटम्स होते हैं, ठीक। अब इस पे बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन इंशाल्लाह हम IAS 21 में करेंगे। अभी के लिए सिर्फ मैं आपको इतना बता दूं कि जो आपकी डेट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ना, इन्वेस्टमेंट्स इन डेट सिक्योरिटीज, डेट इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं आपकी, वो मॉनिटरी आइटम होती है, ये पता होना चाहिए आपको। और जो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी सिक्योरिटीज होती हैं, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी सिक्योरिटीज, वो नॉन मॉनिटरी होती हैं। अगेन इसकी डिटेल्ड डिस्कशन इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। अब फर्क क्या पड़ता है, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी होने से फर्क क्या पड़ता है? याद रखिए, मॉनिटरी आइटम्स के ऊपर जो भी एक्सचेंज गेन लॉस आता है वो पीएनएल में जाता है। मॉनिटरी आइटम पे जो भी एक्सचेंज गेन लॉस आता है वो सेपरेटली पीएनएल में जाता है। नॉन मॉनिटरी आइटम के गेन लॉस का क्या करते हैं वो IAS 21 इंशाल्लाह ताला पढ़ाऊंगा, तो उसमें कराऊंगा मैं आपको, डोंट वरी अबाउट एट ऑल, ठीक है। अभी सिर्फ इस पर्टिकुलर पार्ट को या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए जितनी नॉलेज चाहिए मैं उतनी दे रहा हूं आपको। एक्सचेंज गेन लॉस सेपरेटली रिकॉर्ड करके सेपरेटली पीएनएल में लेके जाया जाता है इफ इट इज ए मॉनिटरी आइटम। दैट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट दैट वी मस्ट, ठीक। सेकेंड एस्पेक्ट जो हमें पता होना चाहिए वो ऑब्वियसली वो ये है, आई थिंक वो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा उसका है भी, कि आपका अगर कोई फाइनेंशियल एसेट है और आप उसे कैरी कर रहे हैं फेयर वैल्यू पे, तो आप उसको क्लोजिंग एक्सचेंज रेट के ऊपर लेके जाएंगे। फाइनेंशियल एसेट्स की फेयर वैल्यू निकालने के लिए अगर फर्ज कीजिए आपके पास $100 का कोई एसेट है, तो आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे क्लोजिंग एक्सचेंज रेट से, ठीक है, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट से जो भी USD टू PKR का रेट होगा, फॉर एग्जांपल 170 फर्ज कीजिए रेट है, सो 170 रुपीज़ का डॉलर है, तो आप 170 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 इंटू 170 आप 17,000 रुपये का कहेंगे कि जी मेरा फाइनेंशियल एसेट है, ठीक है, 17,000 रुपीज़। बात क्लियर? दो एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए थे, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी का फर्क और ये कि हम क्लोजिंग रेट पे फाइनेंशियल एसेट्स की फेयर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। बस इतनी सी बात अगर आपको IAS 21 की पता है और बाकी IFRS 9 की रेगुलर वे परचेज सेल की नॉलेज है, तो आप इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक। अब मेरी गुजारिश है कि आप यहाँ पे इसको पॉज कीजिए, इस पूरे सवाल को तसल्ली से देखिए, सुकून से तसल्ली से देखिए। उसके बाद मैं इस सवाल को आपके साथ स्क्रीन के ऊपर डिस्कस भी करूंगा, यहां से नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, यहां से नहीं पढ़ूंगा, मैं सेपरेटली आपके साथ स्क्रीन्स के ऊपर आइंदा जो अगली आने वाली स्क्रीन्स हैं उनके ऊपर सेपरेटली इस सवाल को डिस्कस करूंगा। इस सवाल के जो पॉइंट्स हैं, इस सवाल के जो मैथमेटिक्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। पॉज कीजिए, सल्ली से इसको पढ़िए जी। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में बेसिकली एक फाइनेंशियल एसेट है जो आप परचेज कर रहे हैं, ठीक है, और एक और फाइनेंशियल एसेट है गालिबन जो आप सेल कर रहे हैं, ठीक है। रेगुलर वे परचेज एंड सेल का सिंपल सा सवाल है, बट दोनों जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो फॉरेन करेंसी में है, फॉरेन करेंसी में है, ठीक है। अब मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की थी और आपसे सवाल भी किया था कि आप मुझे बताओ कि क्या तमाम फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं वो मॉनिटरी आइटम्स होते हैं एज़ पर IAS 21। मॉनिटरी आइटम की सिंपल डेफिनेशन अगर मैं याद कराऊँ आपको, एनीथिंग रिसीवेबल और पेएबल इन कैश, ठीक है। तो हमने इसका जवाब दिया था नो, तमाम फाइनेंशियल एसेट्स मॉनिटरी आइटम्स नहीं होते हैं। अच्छा, तो फिर क्या चक्कर है? फाइनेंशियल एसेट्स में इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं, ठीक है, वो नॉन मॉनिटरी होती हैं बिकॉज दे आर नॉट रिसीवेबल इन कैश,
ठीक है, वो वापस ही नहीं मिलनी होती है आपको टेक्निकली स्पीकिंग, तो इक्विटी तो वापस नहीं होती ना। अदर देन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं वो तमाम मॉनिटरी आइटम्स होते हैं। ठीक है, सो इस सवाल में हम अज्यूम करेंगे कि ये जो फाइनेंशियल एसेट जिसकी इसने बात की है इस सवाल में, दिस इज़ अ मॉनिटरी आइटम। ठीक है, इस सवाल में हम क्या अज्यूम करेंगे, दिस इज़ अ मॉनिटरी आइटम। हालांकि इस सवाल में लिखा हुआ नहीं है कि क्या ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट है या ये अदर यानी कि डेट इन्वेस्टमेंट है। तो अगर डेट इन्वेस्टमेंट अस्यूम कर लूँ तो ये मॉनिटरी है, अगर इक्विटी अस्यूम कर लूँ तो ये नॉन मॉनिटरी भी हो सकता है। बट हम इस सवाल के लिए क्या अस्यूम करेंगे कि ये क्या है। सो क्वेश्चन है कि GIL इज़ लिस्टेड इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द ईयर 30 सितंबर 2011। GIL एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद ए UAE कंपनी। कहता है 28 सितंबर 2011 को GIL ने कहा कि मैं कुछ एसेट्स बाय करूंगा, कमिटमेंट की कि मैं एसेट्स बाय करूंगा। तो ये ट्रेड डेट होगी ऑब्वियसली, क्या ख्याल है। ये बाय का केस है और डेट है 28 सितंबर और इस पे वो कमिट कर रहा है कि मैं बाय करूंगा, है ना। कमिटमेंट क्या है जी इसकी, उसकी कमिटमेंट ये है कि वो 3 अक्टूबर को बाय करेगा, 3 अक्टूबर को। मोस्ट लाइकली इसमें ये होगा कि उसके जो ईयर एंड होगा वो 30 सितंबर पे होगा, ज़ाहिर है ये सवाल बनता ही तब है। ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ दीज एसेट्स फॉर 20,000। तो ये जो बाय करेगा उसकी कॉस्ट क्या है, परचेज कॉस्ट क्या है, 20,000 AED यानी कि दिरहम 20,000। ठीक है, कहता है फेयर वैल्यू जो है इनकी वो 21 और 21,500 हो गई थी। इनकी फेयर वैल्यू यहाँ पे 21,000 थी और इनकी फेयर वैल्यू यहाँ पे जो कि सेटलमेंट डेट है, यहाँ पे इनकी फेयर वैल्यू क्या हो गई, 21,500। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऑलराइट, ये तो हो गया परचेज का केस। ठीक है, दूसरा एक सेल का केस भी उसने दिया हुआ है। सेल के केस में मुझे डेट्स बता सकते हैं, व्हाट इज द ट्रेड डेट, व्हाट इज द सेटलमेंट डेट। ठीक है, फिर कहता है दी अबव फाइनेंशियल एसेट्स आर क्लासिफाइड बाय GIL एज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। याद रखें, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इज जस्ट अनदर नेम फॉर FVTPL। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इज जस्ट अनदर नेम फॉर FVTPL। ठीक है, और फिर आगे उसने कुछ एक्सचेंज रेट्स दिए हुए हैं, बताएं जी क्या क्या। 28 सितंबर का क्या एक्सचेंज रेट है, 24। आगे 29 सितंबर का क्या एक्सचेंज रेट है, दिस इज 29 सितंबर, तो इसका एक्सचेंज रेट है 23 एक्सचेंज रेट। फिर 30 सितंबर 23.5 23.5। फिर 3 अक्टूबर 25 और फिर 4 अक्टूबर 26। ठीक है, सो ये है जी पूरा क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया। अब अगर मैं पहले बाइंग का केस बनाऊं तो जो एसेट मैं बाय कर रहा हूं उसकी ट्रेड डेट अकाउंटिंग क्या होगी जी, यहाँ लिखते हैं ना ट्रेड डेट अकाउंटिंग। ट्रेड डेट में
28 था, 29 था, 28 था, 28 सितंबर पे आप एसेट रिकॉर्ड कर लोगे फाइनेंशियल एसेट टू पेबल, है ना। और एसेट आप किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? आप रिकॉर्ड करोगे जो भी उसकी उस दिन कॉस्ट आपको पड़ी है। एईडी कितने का पड़ा है आपको? 20,000 का, 20,000 का एईडी 20,000 इनटू पीकेआर में कन्वर्ट करने के लिए आप रेट लगाओगे ₹24 पर एईडी, तो ये कितना बना? 480,000, है ना। सो अगर मैं रुपीज़ इन थाउजेंड्स कर दूं तो 480, गुड। अच्छा जी, फिर जो नेक्स्ट जर्नल पास किया जाएगा वो पास किया जाएगा 30 सितंबर को, है ना। 30 सितंबर पे ये दोनों चेंज हो जाएंगे, फाइनेंशियल एसेट भी बदल जाएगा और पेबल भी बदल जाएगा। उसकी वजह देख लें। वजह ये कि फाइनेंशियल एसेट भी दिरहमों में है और पेबल भी दिरहमों में है, तो दोनों बदल जाएंगे। क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना। पहले मुझे बताएं फाइनेंशियल एसेट कितना था और कितना हो जाएगा? 480 था, अब कितना हो जाएगा आपके ख्याल में? क्या फेयर वैल्यू हो गई है फाइनेंशियल एसेट की? 21,000 दिरहम, है ना। और रेट क्या हो गया 30 को? 23.5, तो ये कितना बनता है? 493.5। क्या ख्याल है ना। सो फाइनेंशियल एसेट में जो इंक्रीज आ रहा है वो आ रहा है अ टोटल ऑफ 13.5, ऐसे ही है, बोले। ओके, अब ये जो इंक्रीज है, अगर ये फाइनेंशियल एसेट होता मॉनिटरी आइटम, अगर होगा क्या मॉनिटरी आइटम, तो ये इंक्रीज स्प्लिट किया जाएगा, यानी कि इसमें एक्सचेंज डिफरेंस कितना है और इसमें फेयर वैल्यू गेन कितना है, ठीक है। और अगर ये हो नॉन मॉनिटरी आइटम, तो एज पर IS 21 इस इंक्रीज को स्प्लिट नहीं किया जाता, सारे का सारा फेयर वैल्यू गेन के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। यानी कि अगर ये हो नॉन मॉनिटरी आइटम तो फाइनेंशियल एसेट डेबिट अभी लिखना नहीं है, P&L क्रेडिट 13.5, दैट्स इट, सारे का सारा फेयर वैल्यू गेन है, ठीक है। हाउएवर मैंने आपको क्या अज्यूम करवाया है, मैंने क्या कहा है आपको, क्या इसको अज्यूम करोगे, ये क्या चीज़ है? मॉनिटरी आइटम। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्सचेंज डिफरेंस एंड फेयर वैल्यू गेन को स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये स्प्लिट करना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप सिंपली ओपनिंग फेयर वैल्यू लें विच इज़ AED 20,000 और उसको मल्टीप्लाई कर दें चेंज इन रेट से विच इज़ -0.5। रेट -0.5 हुआ है ना, गिरा है ना रेट, बोले। ऐसे ही है ना, रेट गिरा है ना। ये आ जाएगा आपके पास एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट, कितना बनता है? -10,000, ठीक है जी। ये आप लिख दें एक्सचेंज लॉस 10.0। और जो फेयर वैल्यू गेन है जो P&L में बुक होना है आपका, ये दोनों चीज़ें होनी P&L में बुक है, नाम अलग अलग है, लाइनें अलग अलग हैं। जो फेयर वैल्यू गेन बुक होना है उसको आप बैलेंसिंग ले लें 23.5, उसको कंप्यूट करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको आप बैलेंसिंग ले लें, सिंपल, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गुड, इसीलिए मैंने आपको इसको मॉनिटरी एज्यूम कराया ताकि हम ये स्प्लिट करना देख सकें, सीख सकें, ठीक है। अब दोबारा 30 सितंबर पे आते हैं।
मैंने आपसे कहा था ये फाइनेंशियल एसेट भी रीमेजर होगा और ये पेएबल भी रीमेजर होगा। पेएबल क्यों रीमेजर होगा जी, कौन बताएगा मुझे? पेएबल भी तो फॉरेन करेंसी में है ना, पेएबल का तो भी तो रेट बदला है। पेएबल है 20,000 दिरहम्स, है ना, और रेट हो गया है 23.5, तो पेएबल कितना रह जाएगा? 470, हाँ या ना, बोले। इसका मतलब है पेएबल कम हो जाएगा। आप करेंगे पेएबल डेबिट 10,000 से, और आप करेंगे एक्सचेंज गेन क्रेडिट 10,000 से, राइट। ये दो एंट्रीज आई डू अंडरस्टैंड थोड़ी सी हल्की सी मुश्किल हैं, इन दोनों को देख लें, इसको भी और इसको भी तसल्ली से देख लें, इसकी मैथमेटिक्स समझ लें। नेक्स्ट डेट क्या है? 3 अक्टूबर की जानिब, ठीक है, 3 अक्टूबर की जानिब जी। 3 अक्टूबर पे फाइनेंशियल एसेट की फेयर वैल्यू क्या बनती है, कौन बताएगा मुझे? एडी कितना है? 21,500, और रुपीस का रेट क्या है? 25। तो फाइनेंशियल एसेट की फेयर वैल्यू बनी क्या? 537.5। गुड। अब फिर वही साइंस है, मैंने इस 493.5 को करना है इतना, है ना, 537.5 पे लाना है। कितना बढ़ेगा ये फाइनेंशियल एसेट? 44 से, वेरी नाइस। ओपनिंग फेयर वैल्यू देखेंगे, इनटू क्लोजिंग रेट नहीं, इनटू चेंज इन रेट। सो ओपनिंग फेयर वैल्यू देखेंगे, ओपनिंग फेयर वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं, दिस इज 21,000 into change in rate is 1.5 positive, change in rate is 1.5 positive, है ना, so it is essentially a gain, बनता है कितना? 31.5 thousand, बिल्कुल ठीक है। सो मैं फाइनेंशियल एसेट डेबिट करूँगा, एक्सचेंज गेन क्रेडिट करूँगा 31.5 से, और साथ फेयर वैल्यू गेन बैलेंसिंग क्रेडिट कर दूंगा 12.5 से, ठीक है, आसान है। ये तो हो गया जी मेरा फाइनेंशियल एसेट 3 अक्टूबर का, ठीक है। अगेन ये वही वाली बात है, 3 अक्टूबर को मैंने बताया, 3 अक्टूबर को मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, रीवैल्यू करने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई शर्त नहीं है 3 अक्टूबर को रीवैल्यू करना, मर्जी है आपकी, चाहे तो कर लें, ठीक है जी। देन 3 अक्टूबर पे ही पेबल की एंट्री होगी। पेबल अब कितना हो जाएगा? 20,000 दिरहम हमने देने हैं, रेट हो गया 25 का, तो ये बनता है 5 लाख। पहले पेबल था, अगर आपको याद हो कि ये कहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ये 470 था पिछली स्लाइड पे, राइट, तो ये 30,000 से बढ़ गया। तो अब मैं एंट्री करने जा रहा हूँ, देखिएगा, एक्सचेंज लॉस डेबिट 30,000, पेबल क्रेडिट 30,000, एंड दैट्स इट, ठीक है। अब फाइनली उसको पैसे दे देते हैं, जिसको पैसे देने हैं हमने, 20,000 दिरहम देने हैं ना उसको, तो हम पेबल करेंगे डेबिट 5 लाख से, क्योंकि पेबल में 5 लाख पड़ा हुआ है, और हम बैंक करेंगे क्रेडिट 5 लाख से, दैट्स इट, इतनी सी बात है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी करनी है सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग, और सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग क्विकली करने के लिए मैं ज़रा इसकी कॉपी बना लेता हूँ इन 2 स्लाइडों की, क्योंकि सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग आपको पता है कॉपी पेस्ट ही है, एग्जाम में भी अगर मैं बैठा हूँगा तो मैं दोबारा से सोच के ज़ीरो से नहीं करूँगा सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है जी। यहाँ पे कोई डिफरेंट कलर का पेन चूज़ कर, ट्रेड डेट अकाउंटिंग की बजाय अब मैं करने जा रहा हूँ सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग।
राइट, है ना? अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग में ये पहली वाली एंट्री होगी फाइनेंशियल एसेट टू पेबल पहले दिन? नो, ये एंट्री नहीं होगी। गुड। अच्छा जी, फिर मुझे बताएं ये दूसरी एंट्री होगी जिसमें गेन आ रहा है, रिकॉर्ड नज़र आ रहा है, मैं होता हुआ रिकॉर्ड। यस, लेकिन छोटे से चेंज के साथ। क्या चेंज होगा? फाइनेंशियल एसेट की जगह क्या आता है? रिसीवेबल। उसकी वजह ये है कि गेन जो होते हैं बायर के होते हैं, गेन स्टिल रिकॉर्ड होता है। बिल्कुल ठीक है, गुड, बेहतरीन। अच्छा, तीसरी एंट्री होगी ये पेबल टू एक्सचेंज गेन? नहीं जी, जाहिर है जब पेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता तो पेबल कहाँ से, एक्सचेंज गेन कहाँ से आ गया उन पे? अच्छा जी, नेक्स्ट एंट्री होगी ये वाली? ये वाली एंट्री होगी? यस, बिल्कुल होगी, बट विद अ चेंज। क्या चेंज होगा इसमें? फाइनेंशियल एसेट की जगह रिसीवेबल आ जाएगा। देख रहे हैं आप? तो अगर मैं एग्जाम में भी बैठा हूँ तो ऑब्वियसली मैं ऐसे कॉपी पेस्ट करके काट काट के तो नहीं कर सकता, बट ये कि मैं दोबारा ब्रेन नहीं अप्लाई करूँगा अपना सारा। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद पेबल वाली अगेन एंट्री नहीं होगी ऑब्वियसली। ठीक है, ये वाली थर्ड वाली 3 अक्टूबर को इसके बजाय एक और एंट्री होगी। 3 अक्टूबर को इसके बजाय एक और एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? आप फाइनेंशियल एसेट रिकॉर्ड करेंगे पहली दफ़ा, क्योंकि आज तक आपने फाइनेंशियल एसेट रिकॉर्ड ही नहीं किया। आप पेबल, या पेबल नहीं, डायरेक्ट बैंक, पेबल तो है ही नहीं, डायरेक्ट बैंक क्रेडिट करेंगे। ठीक है, जितने भी पैसे आपने उसको देने हैं उसके लिए। आप रिसीवेबल, जो गेन्स आपने बुक किए हैं वो क्रेडिट करेंगे, है ना? बात समझ रहे हैं? सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल एसेट रिकॉर्ड करना है। फाइनेंशियल एसेट याद रखें रिकॉर्ड होगा अपनी फेयर वैल्यू पे। क्या है जी फेयर वैल्यू फाइनेंशियल एसेट की इस दिन? आप लोगों ने बनाई थी 537.5। बिल्कुल ठीक है, फाइनेंशियल एसेट रिकॉर्ड हो जाएगा 537.5 पे। बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। बैंक क्रेडिट हो जाएगा। कितने पैसे दिए थे जी हमने उसे? ज़ाहिर है पैसे जो दिए वो तो नहीं बदलेंगे, अगर आप अकाउंटिंग बदल दें तो जो कैश ट्रांजैक्शन तो नहीं बदलती है। कितने पैसे दिए थे हमने उसे? 5 लाख। ऑब्वियसली। रिसीवेबल हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, कौन बताएगा? रिसीवेबल कितना पड़ा हुआ है चेक कर लेते हैं वेरी क्विकली। 13.5 और 44, चेक किया? तो 13.5 और 44 जमा 44, ये पड़ा हुआ है 57.5 का। ये जर्नल तो बैलेंस ही नहीं होता। इस जर्नल में तो डेबिट साइड, डेबिट साइड ही ना, हाँ, डेबिट साइड के ऊपर 20 का बैलेंसिंग निकलता है। हाँ या ना? जब हमने सेटलमेंट सॉरी ट्रेड डेट अकाउंटिंग की थी तो ये जर्नल तो बैलेंस था, ये पेबल वाला जर्नल, इसमें तो कोई मसला नहीं था। एसेंशली स्पीकिंग ये क्या है, अगर आप देखो यहाँ पे हमने ये जो 30 का लॉस था हमारे एक्सचेंज पेबल पे, ये, और ये जो 10 का एक्सचेंज गेन था हमारे पेबल पे, ये भी तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया ना जब हमने कहा इग्नोर करनी शुरू की एंट्रीज। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आप देखें -30 + 10 इज -20, -20 यानी कि 20 का लॉस आपके पास अचानक से आ गया। इस एतबार से ये सवाल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है इन द सेंस कि ये एक लूप होल, एक क्लैश कहना चाहिए, क्लैश बिटवीन IFRS 9 एंड IAS 21 को उजागर करता है। और ये रियल क्लैश है। सो ये जो 20 है, अगर रियल वर्ल्ड में आप कर रहे होंगे IFRS के मुताबिक फाइनेंशियल बना रहे होंगे तो 20 का PNL में अचानक से लॉस आएगा, बिल्कुल आएगा। और ये एसेंशियली रिप्रेजेंट करता है वो एक्सचेंज लॉसेस जो सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होते, क्योंकि पेबल ही रिकॉर्ड नहीं हुआ होता। बात समझे? बात क्लियर हुई? ठीक है, सो ये PNL में 20 का लॉस आएगा। गुड जी, आगे बढ़ते हैं। हमने इसके अंदर जो है वो परचेज का केस कर लिया। अब हम बात करते हैं सेल के केस की, और सेल के केस के लिए मैं दोबारा आपको वहाँ ले जाता हूँ, थोड़ा सा आपको याद करा देता हूँ कि सेल का डेटा था क्या। ये था जी डेटा सेल का।
हमारा एक फाइनेंशियल एसेट था जिसको हमने 29 को बेचा था और 4 को हमें पैसे मिले थे। 30 ऑब्वियसली ईयर एंड है। कितने का बेचा था? 35,000 दिरहम का। जिस दिन बेचा था उस दिन उसकी कैरिंग अमाउंट ये थी, राइट? ये लिखा हुआ है आपके जो आपका वो है उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, सवाल के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, अगर ये कैरिंग अमाउंट थी तो एक्सचेंज रेट क्या लगा हुआ है कैरिंग अमाउंट में? इसमें एक्सचेंज रेट कितना बनता है अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो? रुपीज़ हाउ मच पर एडी? ओके जी, 23.8। तो सेल के केस में जी मैं जर्नल्स पास करने लगा हूँ। पहला जर्नल मैंने पास करना है सेल का, मैं अगर ज़रा क्विकली देखूँ तो 29 का जर्नल है, 29 तारीख का, 29 सितंबर का मैंने जर्नल पास करना है। और मैं अभी कर रहा हूँ ट्रेड डेट अकाउंटिंग। ट्रेड डेट अकाउंटिंग, ट्रेड डेट अकाउंटिंग में बताएं सेल कब रिकॉर्ड करेंगे, किस तारीख को? बोलें, सेल किस तारीख को रिकॉर्ड करेंगे? 29 सितंबर को करेंगे जी, बिल्कुल। तो पहले तो सबसे पहले मैं ये करने लगा हूँ, ज़रा देखिएगा। मेरा फाइनेंशियल एसेट अभी मौजूदा तौर पे है 809200 पे, ठीक है जी। और वो सेल हो रहा है 35,000 पे, ऐसे ही है। तो मैं सीधा सीधा जो भी उसका गेन ऑन सेल बनता है मैं वो रिकॉर्ड कर लूँगा। अब इसमें एक चीज़ जो क्लियर नहीं है सवाल में वो सुन लें। व्हाट इज़ दी फेयर वैल्यू ऑन 29 सितंबर? लिखा हुआ है सवाल में कि 29 सितंबर पे इसकी फेयर वैल्यू कितनी है। तो फेयर वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। तो जो असम्पशन हम ले सकते हैं वो ये ले सकते हैं कि ये जो 34,000 AED है, ठीक है ना, यही इसकी फेयर वैल्यू है, ठीक है। जो 34,000 AED है यही इसकी फेयर वैल्यू है, यही असम्पशन ले सकते हैं हम। क्या ख्याल है? आइए जी, फिर सबसे पहले तो इसकी कैरिंग अमाउंट दुरुस्त कर लेते हैं। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 34,000 को मल्टीप्लाई करूँगा 23 से, क्योंकि रेट यही है ना इस दिन। क्या बनती है मेरी फेयर वैल्यू रुपयों में? जल्दी से बताएं। 34,000 इंटू 23 इज 782,000। वेरी गुड, बेहतरीन। मैं क्या करूँगा जी, देखें सब लोग प्लीज़। मैं फाइनेंशियल एसेट को क्रेडिट करूँगा। अभी है वो 809 के ऊपर ना, एग्जैक्टली 809 कितना है? 200, 809.2 पे है अभी। तो मैं इसे लेके आऊँगा इस पे, उसके लिए मैं इसे क्रेडिट करूँगा ज़ाहिर है 17.2 से। और मैं डेबिट करूँगा एक्सचेंज लॉस को। वजह जी, क्योंकि ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट हो रहा है एक्सचेंज रेट के डिफरेंस को। हमने ये नहीं अज्यूम किया कि उसकी फेयर वैल्यू कुछ हो रहा है। अगर एग्जामिनर कुछ दे देता तो हम अज्यूम कर लेते, ठीक है जी। साथ ही 29 सितंबर को इसकी सेल की एंट्री में करने लगा हूँ जी। देखिएगा, फाइनेंशियल एसेट गायब 782 से। रिसीवेबल डेबिट कर लेंगे जी साथ ही। एक रिसीवेबल कितने पे डेबिट होगा, बना लेते हैं नंबर। हमने पैसे लेने हैं 35,000 दिरहम और रेट है 23 रुपये का एक दिरहम। तो कितना बना? 805। बेहतरीन। 805 का रिसीवेबल है, ठीक है। आप कह रहे हैं 17 नहीं है, 27 है, सॉरी जी। और अच्छा जी, सो रिसीवेबल है 805, फाइनेंशियल एसेट है 782। तो पीएनएल में गेन आ जाएगा हमारे पास कितने का? 23 का। क्या ख्याल है ना? 23 का गेन आ जाएगा। आगे चलते हैं 30 सितंबर पे। हाँ जी, फाइनेंशियल एसेट तो हमारी बुक से वैसे ही निकल गया, फारिग हो गया। रिसीवेबल को रीमेजर कर लेते हैं। रिसीवेबल को क्यों रीमेजर करेंगे? रेट क्यों चेंज हो रहा है? अब हमने 35,000 इंटू क्या, किस हिसाब, किस भाव पे पैसे लेने हैं? 35,000 इंटू कितने के हिसाब से? ईयर एंड पे 23.5 है ना रेट के हिसाब से, कितने बनते हैं बोले?
822.5, तो ये कितने बन जाएंगे? ये होंगे रिसीवेबल डेबिट, एक्सचेंज गेन क्रेडिट 17.5, हाँ या ना? 17.5 है ना? फिर 4 अक्टूबर मज़ीद रिसीवेबल रीमेजर करके देख लेंगे। 4 अक्टूबर का रेट क्या बताया हुआ है? 35,000 इंटू, जल्दी से बताएं देख के, 26 कितना बनता है? 910। सो 910 पे अगर रिसीवेबल को लेके जाना है तो आप उसे रीमेजर कर लेंगे, 87.5 से बढ़ा देंगे, है ना? और अगेन आप एक्सचेंज गेन में क्रेडिट कर देंगे 87.5। क्या ख्याल है ना? और फिर 4 अक्टूबर को आप इसकी पेमेंट कर देंगे। 4 अक्टूबर को सॉरी पेमेंट रिसीव कर लेंगे, सॉरी बैंक डेबिट करेंगे, रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे और 9,10,000 आपके पास आ जाएंगे। इज दैट राइट? दिस इज हाउ you will account for the sale of this asset using trade date accounting। आसान है, ठीक है। सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग जी, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग में मुझे बताएं जी क्या एंट्रियाँ होंगी। ये पहली एंट्री होगी एक्सचेंज लॉस टू फाइनेंशियल एसेट 29 सितंबर को जो हमने रीमेजर किया है फाइनेंशियल एसेट को। यस ये होगी। इसकी वजह यह है कि ट्रेड डेट के बाद एसेट रीमेजर नहीं होता, बताया मैंने आपको पहले भी। तो ट्रेड डेट तक तो उसकी वैल्यू दुरुस्त कर ली जाए ना। यस ये एंट्री होगी, ठीक है। ऑलराइट नेक्स्ट, ये एंट्री होगी ये वाली? नो ये नहीं होगी जी। ओके व्हाट अबाउट दिस एंट्री, रिसीवेबल टू एक्सचेंज गेन। जो हमारा ये रिसीवेबल आया था 805 का, इसको रीमेजर कर रहे थे हम। नो जब रिसीवेबल ही नहीं है तो रीमेजर कहाँ से करेंगे? गुड। सिमिलरली ये भी नहीं होगी, ज़ाहिरा ये उसी की बहन है ये एंट्री, ऊपर वाली की, है ना। फाइनली ये जो बैंक टू रिसीवेबल वाली एंट्री है ये होगी तो सही, लेकिन यूँ नहीं होगी, इसका एक डिफरेंट तरीका कार होगा। आइए हम करने की कोशिश कर लेते हैं। 4 अक्टूबर को हम एसेट सेल कर रहे हैं, हम बैंक में रिकग्नाइज करेंगे। कितने पैसे आ रहे हैं हमारे बैंक में जल्दी से बताएं? 9,10,000 रुपये। ट्रू। हम फाइनेंशियल एसेट डी रिकग्नाइज कर देंगे, कितने से? 782,000 से। ऐसे ही है। पीएनएल में कितना आ जाएगा बैलेंसिंग? जल्दी से बताएं मुझे। 128,000, ठीक है। कौन मुझे बताएगा ये 128 क्या रिप्रेजेंट करता है? बिकॉज यहाँ तो पीएनएल में 23,000 आया था गेन, यहाँ तो सिर्फ 23 आया था। तो यहाँ पे 23 जमा बाकी 105 क्या है बोले? एक्सचेंज गेन्स नॉट रिकॉर्डेड, एब्सोल्युटली। ये देख रहे हैं एक्सचेंज गेन, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम ले लें तो ये 105 ही बन जाता है। बिल्कुल ठीक है, वेरी ट्रू, गुड, ठीक है। सो विद दिस आई थिंक आपको प्रॉबली ऑल द डिफ़िकल्ट किस्म की एग्जांपल्स जो रेगुलर वे परचेज एंड सेल में आ सकती हैं वो सारी आ गई हैं आपको, ठीक है।